ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने कहा है, हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स, यानी इतिहास जो जीतते हैं वो लिखते हैं। अगर आपको किसी लीडर को इवेलुएट करना है तो उसके शब्दों पे ध्यान मत दीजिए, उसके एक्शंस को एनालाइज करिए। उन एक्शन से देश पर, समाज पर क्या असर पड़ा है उसको देखिए और तब उस लीडर को जज करिए। हमने बचपन से जवाहरलाल नेहरू की तारीफ के पुलंदे पढ़े हैं और सुने हैं, लेकिन कहते हैं ना, द डेविल लाइज इन डिटेल्स। 1946 में ब्रिटेन इंडिया का पार्टीशन करके पाकिस्तान बनाना चाहती थी और इंडिया और पाकिस्तान दोनों को इंडिपेंडेंट घोषित कर वापस ब्रिटेन जाना चाहती थी। ऐसे में प्रोविंशियल इलेक्शंस यानी जो स्टेट लेवल पे इलेक्शंस है वो होते हैं, जिसमें सिर्फ इंडिया की 13% पॉपुलेशन वोट देने के लिए एलिजिबल थी और बाकी 87% वोट देने के लिए एलिजिबल थे ही नहीं। तो ये किसी भी तरीके से प्रोविंशियल इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इन नेचर नहीं थे। अब इन इलेक्शंस के रिजल्ट में कांग्रेस 923 सीट्स पे जीतती है, मुस्लिम लीग 425 सीट्स पे जीतती है और इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है प्रिंसली स्टेट्स के रूप में, वहां पे कोई इलेक्शन नहीं होते हैं। 1946 के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक ना हो, लेकिन उन्होंने ये चीज तो तय कर दी कि कांग्रेस का जो पहला प्रेसिडेंट होगा वो देश का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसे में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन होता है और वो इलेक्शंस करते हैं, जिसमें सरदार पटेल को 12 वोट मिलते हैं और नेहरू को 0 वोट मिलते हैं। यहाँ पे एंट्री गांधी जी की होती है, जिन्होंने कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से 1934 में रेजिग्नेशन दे दिया था। उन्होंने अपना कोट अनकोट वीटो पावर यूज किया और एक अनपॉपुलर जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया, जो आगे चलकर देश के पहले प्रधानमंत्री बने। एक अनडिजर्विंग व्यक्ति जब किसी जिम्मेदारी की पोस्ट पे बैठता है, उसके बाद वो किस तरीके की ग्रॉस मिस्टेक्स कर सकता है जिससे देश का बहुत बुरा हो, ये क्लासिक एग्जाम्पल है जवाहरलाल नेहरू। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने आजादी के बाद इंडिया को 3 बार ऑफर दिया कि उनके राज्य को इंडिया में मिला दिया जाए। जुलाई 1947, सितंबर 1947 एंड फाइनली 21 अक्टूबर 1947। लेकिन तीनों बार नेहरू ने उनके इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। नेहरू के हिसाब से जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेट है विद स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, इसलिए उस स्टेट का इंडिया में एसेशन एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में होना चाहिए। जब लेट अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया, तब लॉर्ड माउंटबेटन ने इंटरवीन किया और उनके प्रेशर में आके नेहरू को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे साइन करना पड़ा। इस तरह से जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा बना। इंडियन आर्मी अच्छा खासा पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ के भगा रही थी और ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक जीतने वाली साइड ने यूनिलैटरली सीज फायर डिक्लेयर कर दिया है। वरना जो देश हार रहा होता है एक्चुअली वो प्रपोजल भेजता है कि आप सीज फायर कर लीजिए और शांति का समझौता कर लीजिए। नेहरू इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र ले गए और पूरा मुद्दा इंटरनेशनलाइज हो गया। उन्होंने ये भी वादा कर दिया कि जम्मू कश्मीर में वो एक प्लेबिसाइट करवाएंगे, यानी कि लोगों की इच्छा पूछी जाएगी कि उन्हें किस तरफ मिलना है। ऐसा कभी किसी दूसरे स्टेट में तो नहीं किया गया एक्सेप्ट जूनागढ़। 1948 में इंडियन आर्मी मुजफ्फराबाद को वापस रिक्लेम करके जितनी भी टेरिटरी को पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रहा था धीरे धीरे खदेड़ के पीछे हटा रही थी। लेकिन नेहरू ने सारे ऑफेंसिव ऑपरेशंस को तुरंत सस्पेंड कर दिया और वो दिन है और आज का दिन पाकिस्तान ने अभी भी उतना पोर्शन इलीगली ऑक्यूपाई करा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के 6 ऑर्गन्स हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका काम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यूएन की जनरल असेंबली में नए मेंबर्स का एडमिशन या उनका डिलीशन और यूएन के चार्टर में जो भी चेंजेस करने हैं उसके अप्रूवल सिक्योरिटी काउंसिल के हाथ में होते हैं। ये एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसके रेजोल्यूशन बाकी सभी मेंबर्स पे बाइंडिंग होते हैं। यहाँ पे 5 कंट्रीज ऐसे हैं जो किसी भी रेजोल्यूशन पे वीटो एक्सरसाइज कर सकते हैं और ये कंट्रीज हैं यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना। तो कोई भी रेजोल्यूशन जो इनके फेवर में नहीं होगा ये कंट्रीज उसको वीटो कर देंगी। इंडिया को इस सिक्योरिटी काउंसिल का 3 बार परमानेंट मेंबर बनने का ऑफर मिला था, लेकिन नेहरू ने तीनों बार इस ऑफर को ठुकरा दिया। यूनाइटेड नेशंस 1945 में बना था, लेकिन चाइना में एक सिविल वॉर होता है। उस वॉर में रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट हार जाती है और ताइवान के एक छोटे से आइलैंड में सिमट जाती है, जबकि माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश पे अपना कब्जा कर लेती है। अब मेन प्रॉब्लम ये थी कि जिस गवर्नमेंट को वीटो राइट्स दिए गए थे वो तो हार के ताइवान के एक छोटे से आइलैंड में सिमट गई थी। ऐसे में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया और एक नई कंट्री को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना था। यूएस, फ्रांस और यूके चाइना को सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट कंट्री थी और उनकी विचारधारा के एकदम अपोजिट थी। सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट होते हुए भी कम्युनिस्ट चाइना को सपोर्ट नहीं कर रही थी क्योंकि स्टालिन की माओ जेडोंग से बनती नहीं थी और स्टालिन चाहता था कि माओ उसके सबऑर्डिनेट के रूप में काम करे, जबकि माओ को लगता था कि वो सब
सबसे सुप्रीम लीडर है और चाइना सबसे सुप्रीम कम्युनिस्ट कंट्री है। तो इन डिफरेंसेस की वजह से चाइना को कोई भी कंट्री एक परमानेंट मेंबर के रूप में नहीं देखना चाहती थी। ऐसे में एशिया में सबसे बड़ी कंट्री थी इंडिया। अगस्त 1950 में यूएस ने फर्स्ट टाइम इंडिया को परमानेंट मेंबर के लिए ऑफर दिया था, लेकिन नेहरू ने उस वक्त उसे रिजेक्ट कर दिया और कहा कि कम्युनिस्ट चाइना का पहला अधिकार है। शशि थरूर ने अपनी किताब नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया में क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि अमेरिकन ने एक ऑफर 1953 में किया था, लेकिन उस वक्त नेहरू ने दोबारा से चाइना को सपोर्ट किया था। फिर 1955 में सोवियत यूनियन ने इंडिया को ऑफर दिया, लेकिन यहाँ पे भी नेहरू ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। पार्लियामेंट में 28 सितंबर 1955 को जब ये इशू रेस किया गया तो नेहरू ने पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोला कि उन्हें ऐसा कोई ऑफर कभी नहीं दिया गया। कलात रीजन बलूचिस्तान में पड़ता है। कलात के आखिरी खान मीर अहमदिया खान अपने स्टेट को इंडिया में शामिल करना चाहते थे। 27 मार्च 1948 को वीपी मेनन, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें बताया कि खान ऑफ कलात इंडिया में मिलना चाहते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान ने तुरंत कलात पे अटैक किया और पूरी टेरिटरी पे कब्जा कर लिया। मीर अहमदिया खान को कराची बुलाया गया और जबरदस्ती इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे उनके सिग्नेचर लिए गए। इस तरीके से बलूचिस्तान को फोर्सफुली पाकिस्तान ने एनेक्स कर लिया और ये ऑफर जब नेहरू को मिला था तो उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान में ग्वादर नाम का बंदरगाह ईरान के चाबहार पोर्ट से 200 किलोमीटर दूर है। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है। 18वीं सेंचुरी में खान ऑफ कलात ने ग्वादर पोर्ट को ओमान के सुल्तान को गिफ्ट दे दिया था। 1947 के बाद ओमान की तरफ से इंडिया इस पोर्ट को एडमिनिस्टर कर रही थी। ऐसे में 1948 में ओमान के सुल्तान ने इंडिया को ऑफर दिया कि आप ग्वादर पोर्ट को अपनी टेरिटरी में मिला लो, लेकिन नेहरू ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि इंडिया पाकिस्तान से ग्वादर पोर्ट को डिफेंड नहीं कर पाएगा। इसके बाद ओमान ने ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान को $3 मिलियन में बेच दिया और आज ग्वादर पोर्ट चाइना का सबसे स्ट्रेटेजिक एसेट्स में से एक है। 1948 में इंडिया के पास 78 वॉरशिप्स थे, 20,000 की स्ट्रॉन्ग नेवी थी। जो ब्रिटिश नेवी इंडियन ओशन को कंट्रोल करती थी, पर्शियन गल्फ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से लेकर बे ऑफ बंगाल में स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक, वही नेवी के एसेट्स और उसमें काम करने वाले ट्रेंड ऑफिसर्स इंडियन गवर्नमेंट को ट्रांसफर किए गए। लेकिन नेहरू को आखिर इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था अपनी नेवी पे, ये वही बता सकते हैं। उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान 1700 किलोमीटर दूर थे। फॉकलैंड आइलैंड्स जो ग्रेट ब्रिटेन से 12,000 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन तब भी उस देश का हिस्सा हैं। तो ग्वादर पोर्ट भी इंडिया से दूर होकर भी एग्जिस्ट कर सकता था। हैदराबाद का निजाम मीर उस्मान अली खान इंडिया से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है। उसके 2 लाख रजाकरों की स्ट्रॉन्ग फोर्स हिंदुओं पे अट्रॉसिटी करती है। नेहरू इस मुद्दे को फिर से यूनाइटेड नेशंस में ले जाना चाहते थे। हैदराबाद के मुद्दे पे कैबिनेट मीटिंग होती है जिसमें नेहरू सरदार पटेल को एक कम्युनल पर्सन कहकर ह्यूमिलिएट करते हैं, क्योंकि पटेल हैदराबाद पे एक मिलिट्री एक्शन चाहते थे। फाइनली सितंबर 1948 में पटेल की चलती है और एक मिलिट्री नहीं लेकिन एक पुलिस एक्शन लिया जाता है हैदराबाद पे, जिसका नाम ऑपरेशन पोलो होता है और हैदराबाद को लिबरेट किया जाता है। अगर नेहरू की यहाँ पे भी चलती तो हैदराबाद दूसरा कश्मीर होता। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कोको आइलैंड्स नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड्स थी। ये कभी भी बर्मा देश का हिस्सा नहीं थी। 1882 से लेकर 1937 तक ब्रिटिश इंडिया इसको एडमिनिस्टर कर रही थी। 1937 से 1947 के बीच में बर्मा में बैठे ब्रिटिश ऑफिशियल्स कोको आइलैंड को एडमिनिस्टर करते हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तो इंडिया के पास गया, लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि कोको आइलैंड्स बर्मा के पास जाए। नेहरू ने बिना कोई ऑपोजिशन दिखाए ये आइलैंड्स बर्मा को गिफ्ट कर दिए और आज इन आइलैंड्स पे चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक स्पाई स्टेशन बने हैं जो पूरे टाइम इंडिया की नेवल एक्टिविटीज पे नजर रखते हैं। मणिपुर में क्यूबो वैली थी जो 11,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली थी बिटवीन मणिपुर एंड बर्मा। ये काफी फर्टाइल वैली थी और यहाँ पे टीक की काफी प्लांट्स पाए जाते हैं। ट्रेडिशनली ये वैली मणिपुर के राजा के पास रही है। 1934 में एक एग्रीमेंट ब्रिटिशर्स साइन करते हैं बर्मा के साथ। इसमें इस वैली को बर्मा को लीज पे दिया जाता है, लेकिन जो लीज का पैसा आएगा वो मणिपुर के राजा को मिलेगा जो कि इस वैली के ओनर हैं। अमाउंट हर महीने 500 रुपए था। बर्मा ने 1834 से लेकर 1940
1949 तक हर महीने 500 रुपए दिए, लेकिन उसके बाद नेहरू की कंसेंट से वो पैसे देने बंद कर दिए। इस तरीके से क्यूबो वैली बर्मा को नेहरू ने गिफ्ट दे दी, एज इफ वो उनकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी हो। इसमें ना तो मणिपुर के लोगों से कोई बातचीत की गई, ना स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट ली गई, ना इस विषय में पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन होता है। 1950 में जब चाइना तिब्बत पे कब्जा कर रही थी तो इंडिया से राइस चाइनीज आर्मी को सप्लाई किया गया। क्लॉड आरपी ने अपनी किताब विल तिब्बत एवर फाइंड हर सोल अगेन, इस किताब में क्लियरली बताया है किस तरीके से इंडिया ने चाइना की हेल्प करी राइस के सप्लाई करके जब चाइनीज आर्मी तिब्बत पे कब्जा कर रही थी। और अगर आपको चाइना को ही इतना सपोर्ट करना था तो 1959 में दलाई लामा को असाइलम क्यों दे दिया? ये फॉरेन पॉलिसी में इतना कंफ्यूजन और इतना फ्लिप फ्लॉप किस लिए? नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम सिंह ने नेपाल को इंडिया में मर्ज करने का एक प्रपोजल दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि चाइना ने 1950 में तिब्बत पे कब्जा कर लिया है और अगला नंबर अब नेपाल का आ सकता है। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012-17 के चैप्टर 11 में लिखा है कि नेहरू की ओपिनियन थी कि नेपाल एक इंडिपेंडेंट नेशन है और उसे इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहिए। थैंकफुली इंदिरा गांधी को जब 1975 में यही ऑफर आता है कि सिक्किम को इंडिया में मर्ज किया जाए तो उन्होंने तुरंत इस ऑफर को एक्सेप्ट किया और आज सिक्किम इंडिया का पार्ट है। अगर वो अपने फुलिश फादर के फुटस्टेप्स को फॉलो करती तो आज सिक्किम एक अलग देश होता, या हो सकता है चाइना के इशारों पे नाच रहा होता। लद्दाख के बारे में नेहरू जी का कहना था कि वहां पर तिनके बराबर घास नहीं उगती है, वो एकदम बंजर इलाका है। पार्लियामेंट में एक और सांसद थे महावीर त्यागी, उन्होंने अपना गंजा सिर दिखाते हुए कहा कि यहाँ पे भी कुछ नहीं उगता है, तो क्या इस सर को मैं अपने धड़ से काट के अलग कर दूं? 1951 में चाइना ने तिब्बत पे पूरा कब्जा कर लिया था। 1956 में इंडिया के अक्साई चिन इलाके में चाइना ने एक मिलिट्री हाईवे बनाना शुरू कर दिया। ये 1200 किलोमीटर का रास्ता मार्च 1956 से लेकर अक्टूबर 1957 तक बना। 1.5 साल कंस्ट्रक्शन चला, लेकिन नेहरू सरकार में किसी को होश तक नहीं था कि यहाँ पे एक हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सितंबर 1957 में इंटेलिजेंस नेटवर्क अपनी गहरी नींद से जागता है और उसे होश आता है कि अक्साई चिन में एक 1200 किलोमीटर का मिलिट्री हाईवे बन चुका है। एक साल बाद जुलाई 1958 में चाइना ऑफिशियल मैप्स पब्लिश करता है, जहाँ पे ये कंफर्म करता है कि अक्साई चिन में इंडीड एक हाईवे बन चुका है और वो अक्साई चिन को चाइना का हिस्सा मानती है। ऐसे में इंडिया ने एक ऑफिशियल प्रोटेस्ट रजिस्टर किया और अक्साई चिन में 2 पेट्रोलिंग यूनिट भेज दी, लेकिन चाइनीज आर्मी ने उन पेट्रोलिंग यूनिट्स को आगे जाने नहीं दिया। इवेंचुअली 1962 में चाइना से लड़ाई होती है और हम किस तरीके से हारते हैं ये सबको पता है। ऑल थैंक्स टू नेग्लिजेंस ऑफ मिस्टर नेहरू। 1960 में नेहरू गवर्नमेंट पाकिस्तान से इंडस वाटर ट्रीटी साइन करती है, यानी इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज का कितना पानी इंडिया को मिलेगा और कितना पाकिस्तान को मिलेगा। ये इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि एक अपर राइपेरियन स्टेट, यानी कि जहां से नदियां शुरू हुई हैं, उसको सिर्फ 20% पानी मिलता है, और एक कमजोर देश जो लोअर राइपेरियन स्टेट है, यानी कि नदियां वहां पे बाद में जा रही है, उसको 80% वाटर मिल जाता है। कहा जाता है अगला विश्व युद्ध पानी के ऊपर लड़ा जाएगा, और यहाँ पे जहाँ हमारे पास इतनी ढेर सारी नदियां थी, उसका 80% पानी बिना एक गोली चले, बिना किसी लड़ाई के, बड़े आराम से इंडस वाटर ट्रीटी के माध्यम से पाकिस्तान को दे दिया जाता है। ऑल थैंक्स टू जनरस अप्रोच ऑफ मिस्टर नेहरू। इंडिया के आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की वाइफ एडविना माउंटबेटन नेहरू की काफी क्लोज फ्रेंड थी। 21 फरवरी 1960 को जब एडविना की डेथ होती है तब नेहरू को बहुत दुख होता है। ऐसे में इंडियन नेवी का वॉरशिप INS त्रिशूल उनके फ्यूनरल पे जाता है। एक्चुअली एडविना की आखिरी इच्छा थी कि उन्हें समुद्र में बेरी किया जाए। अपने इस स्पेशल फ्रेंड के लिए दुख जताना एक चीज होगी, लेकिन एक देश की प्रॉपर्टी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह यूज करना और उसे अपने पर्सनल रिलेशंस में यूज करना, ये कितना एथिकल है। अर्ली 1960s में यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने इंडिया को ऑफर दिया कि वो इंडिया को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में हेल्प करेंगे और न्यूक्लियर बॉम्ब डिटोनेट करने में सब तरीके का असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। उनका मानना था कि एक डेमोक्रेटिक इंडिया और ना कि कम्युनिस्ट चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन्स होना चाहिए, लेकिन नेहरू ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से इंडिया नॉन अलाइंड नेशन है और यूएस की हेल्प लेकर इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा। सोचिए अगर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया होता तो 1962 में चाइना की इतनी औकात न पड़ती कि इंडिया से लड़ाई लड़ता। 1965 में पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर्ड इंडिया पे कभी अटैक नहीं करता। 1974 में जब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनता है तब इंडिया भी उसका फाउंडिंग मेंबर बनता और इंडिया के पास इजीली यूरेनियम और प्लूटोनियम के सारे रिजर्व्स अवेलेबल होते, जिससे कि अच्छी खासी न्यूक्लियर एनर्जी बनती और देश को अच्छा पावर सप्लाई मिलता। बट ऑल थैंक्स टू मिस्टर नेहरू ये हो ना सका।
20 अक्टूबर 1962 को चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश पे अटैक करती है। लड़ाई 21 नवंबर 1962 तक चलती है। ब्रिगेडियर जेपी कल्वी ने अपनी किताब हिमालयन ब्लंडर और रजनीकांत पूरमिक ने अपनी किताब नेहरूज 97 मेजर ब्लंडर्स में लिखा है कि उस वक्त चाइना की एयरफोर्स इंडिया के मुकाबले काफी इंफीरियर थी। अगर नेहरू एयरफोर्स को ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए सैंक्शन दे देते तो इंडियन आर्मी जो उस वक्त हार रही थी उसे एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता और हम चाइना को खदेड़कर पीछे कर सकते थे। लेकिन उस वक्त नेहरू ने एयरफोर्स को सिर्फ इतना काम दिया था कि वो लड़ाई करने वाली आर्मी को फूड, वाटर, ब्लैंकेट, एसेंशियल मेडिसिन जैसी कुछ चीजों को सप्लाई करे और कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन चाइना के खिलाफ ना करे। आर्मी जिसके पास बेसिक माउंटेनिंग वॉरफेयर, क्लोथ, स्नो बूट्स और ग्लासेस तक नहीं थे, उससे कैसे हम उम्मीद कर सकते थे कि वो एक ऑफेंसिव ऑपरेशन में चाइना को उस वक्त हरा सकती थी। अगर एयरफोर्स का सपोर्ट मिला होता तो आज 1962 के वॉर का कुछ और ही रिजल्ट होता। 1963 में जब चाइना को परमानेंट मेंबर बनाने की बात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चल रही थी तो उस वक्त इंडिया ने 62 में लड़ाई होने के बाद और हारने के बाद भी चाइना का सपोर्ट किया। ये कैसा एक तरफा प्यार था नेहरू का चाइना के लिए कि वो अपने देश को परमानेंट सीट दिलाना नहीं चाहते थे और उनका सारा फोकस था कि वो किस तरीके से चाइना को परमानेंट सीट दिलवा दें सिक्योरिटी काउंसिल में। नेहरू की सिस्टर विजया लक्ष्मी पंडित जो एक इंडियन डिप्लोमेट थी और यूनाइटेड नेशंस में काम कर रही थी, उनका कहना था कि चाइना को परमानेंट सीट दिलवाना इंडिया के लिए एक मैटर ऑफ प्रिंसिपल है और इसका दोनों देशों के रिश्तों से कोई लेना देना नहीं है। फाइनली नेहरू ढेर सारी गलतियां करने के बाद 27 मई 1964 को मर जाते हैं और उनकी गलतियों का खामियाजा आज प्रेजेंट जनरेशन भुगत रही है। नेहरू साउथ इंडियन टेम्पल्स को देखकर कहते थे कि दीज टेम्पल्स फिल मी विद अनईज। फॉरेन कंट्रीज में जाकर वो इंडिया को एक लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स के रूप में बताते थे। अपनी फ्लैम्बॉयंट साइड को दिखाने के लिए 1963 में उन्होंने प्लेबॉय नाम की एडल्ट मैगजीन में एक इंटरव्यू भी दिया। अब इतना सब कुछ जानने के बाद जब मैं मिर्जापुर में मुन्ना भैया का ये डायलॉग सुनता हूँ, चाचा ओ वाले चाचा, तो मुन्ना भैया के इस डायलॉग को सुनने के बाद मैं तो कंफ्यूज हो गया कि कहीं ये डायलॉग अपने चाचा नेहरू के लिए तो नहीं कहा जा रहा है। अब आपने देखा कि किस तरीके से जब इतिहास जीतने वाली पार्टी लिखती है तो उसमें पूरा प्रोपेगेंडा भर देती है। और इसी तरीके से एक और महान आत्मा थी जिन्हें हम आज की तारीख में एंजल समझते हैं, मदर टेरेसा कहते हैं। उन्होंने किस तरीके से इंडियन सोसाइटी को दीमक की तरह खोखला किया और उनके इवल साइड को मैंने एक अलग वीडियो में एक्सपोज किया है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।